Hello, my dear friends and students. My name is Muhammad Talha, and today I am here to explain two types of reactions. Both reactions are from first chapter of science from class 10th. This is part 4 of chapter 1 chemical reactions and equations. तो फिर देर किस बात की, आइए चैप्टर को आगे समझना शुरू करते हैं। रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ज्यादा रिएक्टिव, जो जल्दी रिएक्ट करता है, ऐसा एलिमेंट डिस्प्लेस मींस हटा देता है। किसको हटा देता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जो एलिमेंट कम रिएक्टिव होता है उसको हटा देता है उसके कंपाउंड से। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर B और C का एक कंपाउंड बना हुआ है, दोनों ने मिलकर कंपाउंड बना रखा है। एक न्यू एलिमेंट आता है A, और अब A क्या करता है, B और C के कंपाउंड में से B को अलग कर देता है और खुद C के साथ कंबाइन हो जाता है। तो जब यहां पर रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसमें जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड बना A और C का, और B को डिस्प्लेस कर दिया गया। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर दो बच्चे हैं B और C, जो कि अपनी क्लास में साथ बैठते हैं। यहां पर एक न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, और जब वो A का एडमिशन हुआ तो उसने B और C में लड़ाई करवा दी और B को अलग कर दिया, और खुद A ने C के साथ फ्रेंडशिप कर ली। अब क्या होता है, A और C साथ बैठते हैं और B अकेला दूसरी बेंच पर बैठता है। मतलब कि A ने B को डिस्प्लेस कर दिया। B और C में से B को डिस्प्लेस का मींस इसकी पोजीशन, इसकी प्लेसमेंट हटा दी। B अलग हो गया और A ने अपनी जगह C के साथ बना ली। आइए इसका एक एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन ने रिएक्ट करा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हमने आयरन के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या हुआ, आयरन ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। हम यहां पर देख सकते हैं रिएक्शन होने के बाद सल्फेट के साथ आयरन आ गया है, आयरन सल्फेट बन गया है, और जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो गया है। आयरन ने कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया और खुद सल्फेट के साथ अपना कंपाउंड बना लिया। इस रिएक्शन को अगर हम डायग्राम की हेल्प से समझें तो देखते हैं हम, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें हमने एक आयरन नेल को डिप करा। ये आयरन नेल है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसको डुबोया गया। और जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को डुबोया गया तो क्या होता है, हम देखते हैं आयरन नेल को जब उसमें से वापस निकाल लिया जाता है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वो कलर अपना चेंज कर लेता है। आयरन नेल को डिप करने से पहले, लोहे की कील को इसमें डुबोने से पहले, कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू। ये किस कलर का था? ब्लू कलर का था, आयरन नेल को डुबोने से पहले। और आयरन नेल को डिप करने के बाद, डुबो के वापस निकालने के बाद, ये जो ब्लू कलर था वो चेंज होके ग्रीन कलर का हो जाता है। ये चेंज होके किस कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। और हमारा आयरन नेल जो है वो कैसे कलर का हो जाता है? वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ये ब्राउन कलर का इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमने पढ़ा रिएक्शन में, जो कॉपर डिस्प्लेस हो रही है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से जो कॉपर डिस्प्लेस हो रही है वो इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाती है, आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से नेल का कलर ब्राउनिश हो जाता है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर फेड होके ब्लू से हटकर ग्रीन कलर हो जाता है। तो अब आप समझे ना इसमें क्या हुआ है, आयरन नेल को इसमें डिप करा गया है, डिप करने के बाद वापस निकाल लिया गया है, और रिएक्शन होते में हमने देखा आयरन नेल जिसके ऊपर कुछ भी डिपॉजिट नहीं था, पहले वो फिनिश्ड लुक में था, उसके बाद उसका लुक कैसा हो जाता है, वो ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गई है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से आयरन ने
कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर अलग हो गया और ये हमारे पास आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन अलग बन गया। यहां पर जो कलर्स मेंशन है इसको याद रखना बहुत जरूरी है। पहले कलर है ब्लू और बाद में कलर हो जाता है ग्रीन। एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं जो ऊपर पढ़ा था हमने एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, Why does the iron nail become brownish in color? आयरन नेल जो है वो कलर में ब्राउन क्यों हो गया? एंड द ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, और जो कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर वो फेड क्यों हो गया, वो चेंज क्यों हो गया? तो हमने देखा है, अब उसको कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। When an iron nail dipped in copper sulfate solution, जब एक आयरन नेल को डिप कर दिया जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, इट रिएक्ट्स, वहां पर रिएक्शन होता है, एंड रिमूव्स कॉपर, और जो कॉपर है उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। कहां से निकाल दिया जाता है? फ्रॉम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को निकाल दिया जाता है, एंड सॉल्यूशंस बिकम पेल ग्रीन, और अब जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा हो जाता है? पेल ग्रीन कलर का हो जाता है। कॉपर डिपॉजिटेड ऑन नेल टर्न्स द नेल ब्राउनिश इन कलर, और जो कॉपर डिस्प्लेस होके नेल के ऊपर डिपॉजिट हो चुकी है इसलिए उसने नेल का कलर क्या कर दिया है? नेल का कलर कर दिया है उसने ब्राउनिश। यहां पर दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? जिंक सल्फेट बनाती है और कॉपर बना लेती है। इसका मतलब क्या हो रहा है? जिंक ने यहां से भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और सल्फेट के साथ अपनी प्लेस बना ली है। जिंक सल्फेट बन गया है और कॉपर डिस्प्लेस हो गया है। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल 3 में हमें देखने के लिए मिलता है। लेड जब कॉपर सल्फेट कॉपर क्लोराइड, यहां पर क्या है? कॉपर क्लोराइड। लेड जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है तो लेड क्लोराइड बना लेती है और कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, यहां पर जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। जिंक और लेड जो है, जिंक और लेड जो है वो ज्यादा मोर रिएक्टिव हैं, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हैं। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहे हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़ा है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। किसको हटा देगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि जिंक और लेड ज्यादा रिएक्टिव है, किससे ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देते हैं। और अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं। इट इज अ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच रिएक्शन है, इन विच, जिसके अंदर दे म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस, जिसके अंदर वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, एंड टू न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, और दो नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। ये एक रिएक्शन है, दो कंपाउंड्स के बीच रिएक्शन है जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? अपने आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं। आपको याद होगा बच्चों, आयंस जो होते हैं एटम्स ही होते हैं, बस एटम्स के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उस एटम का नाम आयन हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया कि हमारे पास ये रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो कंपाउंड्स के बीच रिएक्शन है, ये एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने एटम्स को एक्सचेंज कर रहे हैं और दो नए कंपाउंड्स बना रहे हैं। अगर हम यहां पर इस डायग्राम को देखें तो यहां पर एक कंपाउंड है जिसमें दो एटम्स हैं, ए और बी। दूसरा कंपाउंड है जिसमें एटम्स हैं सी और डी। अब क्या होता है, ये कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड सेकंड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद दो नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। इन न्यू कंपाउंड्स के अंदर अगर हम देखें तो पुराने वाले कंपाउंड के ही एटम्स हैं।
एक A है, यहां से A आया यहां से और C आया यहां से, तो दो पुराने वाले कंपाउंड्स के अंदर से एक एक एटम मिलके न्यू कंपाउंड बन जाता है और यहां से जो हमारे पास एक एटम रह रहा था वो B यहां पर आ जाता है, दूसरे वाले में से D भी इसके पास आ जाता है, तो यहां पर भी एक न्यू कंपाउंड बन जाता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि दो डिस्प्लेसमेंट हुई हैं, दो एटम्स को, दो आयंस को डिस्प्लेस करा गया है। ए ने डिस्प्लेस करा डी को और वो सी के साथ जाके बैठ गया, और बी ने डिस्प्लेस करा सी को और बी ने डिस्प्लेस करा सी को और वो डी के साथ जाके बैठ गया। बी और डी ने एक कंपाउंड बना लिया, ए और सी ने एक कंपाउंड बना लिया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले ए और बी की फ्रेंडशिप थी और सी और डी की फ्रेंडशिप थी, फिर किसी वजह से ए बी की लड़ाई हो गई और सी डी की भी लड़ाई हो गई। अब ए ने क्या करा, ए ने सी के साथ फ्रेंडशिप कर ली और बी ने डी के साथ फ्रेंडशिप कर ली, और जब ए ने सी के साथ फ्रेंडशिप करी तो वो दोनों साथ आ गए, और बी ने जब डी के साथ फ्रेंडशिप करी तो वो दोनों साथ आ गए। हम यहां पर इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ने जब रिएक्शन करा तो क्या चीज बनाई, बेरियम सल्फेट बनाया और सोडियम क्लोराइड बनाई। तो क्या क्या चीज डिस्प्लेस हुई, सोडियम जो पहले सल्फेट के साथ था अब वो सोडियम क्लोराइड के साथ हो गया तो बन गया सोडियम क्लोराइड, और बेरियम जो पहले क्लोराइड के साथ था अब वो बेरियम सल्फेट के साथ आ गया तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। इस रिएक्शन के अंदर बेरियम और सल्फर डाइऑक्साइड ने अपने आयंस को एक्सचेंज करा है। हमें याद रखना है ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है इसमें बेरियम और सल्फर डाइऑक्साइड ने अपने आयंस को एक्सचेंज करा है। यहाँ पर इन्होंने डायग्राम बनाकर भी दिखा रखा है। बेरियम ने और सल्फर डाइऑक्साइड ने अपने आयंस को, ये 2+ और 2- जो है ये आयंस है, इनको एक्सचेंज करा है। आयन के लिए डेफिनेशन भी लिख रखी है नीचे। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हमें अच्छे से पता है कि एक एटम के पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इफ एन एटम हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अगर एटम के पास से इलेक्ट्रॉन्स मिस हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन उसमें आके ऐड हो जाते हैं तो फिर अब उस एटम का नाम आयन बन जाता है। आइए इस रिएक्शन को डायग्राम के हेल्प से भी देख लेते हैं। दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट है और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम क्लोराइड है। बट जब इन टेस्ट ट्यूब को हमने एक ही टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दिया तो जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट और सेकंड टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड था उन दोनों के बीच रिएक्शन हो जाएगा और क्या चीज बनेगी, प्रोडक्ट बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। हमने देखा कि बेरियम क्लोराइड को और सोडियम सल्फेट को जब हमने रिएक्ट कराया तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। और अब ये जो बेरियम सल्फेट बना है, बेरियम सल्फेट जो बना है ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है। इस रिएक्शन के अंदर बेरियम सल्फेट की जो फॉर्मेशन हुई है वो एक वाइट प्रेसिपिटेट है। वाइट प्रेसिपिटेट को अभी हम समझेंगे। हमने जो रिएक्शन करा उन दोनों सॉल्यूशन को हमने एक ही टेस्ट ट्यूब में डाल लिया, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम सल्फेट बना और ये बेरियम सल्फेट एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। और प्रेसिपिटेट कहते हैं किस चीज को है, इट इज एन इनसॉल्यूबल सॉलिड। ये एक इनसॉल्यूबल सॉलिड है दैट इमर्जेस, जो निकलता है। कहां से निकलता है, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर से निकलता है। हमने देखा था ना, दो टेस्ट ट्यूब ली गई थी, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशंस थे वो लिक्विड सॉल्यूशंस थे, और जब दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने एक ही टेस्ट ट्यूब में मिला दिया
तो फिर क्या बना, बेरियम सल्फेट बन गया था। और ये बेरियम सल्फेट कहाँ से बना था, लिक्विड सॉल्यूशन से एक सॉलिड बन गया था। और ये एक ऐसा सॉलिड है जो इनसॉल्यूबल है, जो कि घुलेगा नहीं, तो इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। और इसी से आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स म्यूचुअली रिएक्ट एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड्स रिएक्ट करें और क्या बना दें, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बना दें। इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो हमें यहां से समझ में आता है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो यहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोनों सेम ही हैं। एक एग्जाम्पल और पढ़ के इन रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। हमने यहां पर मिक्स करा लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब मिक्स करा गया, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब मिक्स करा गया तो क्या बन गया, लीड आयोडाइड बन गया। दिस मीन्स लीड ने किसके साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, लीड आयोडाइड बन गया और पोटेशियम नाइट्रेट एक साथ आ गया, पोटेशियम नाइट्रेट एक साथ आ गया। समझ में आई बच्चों। और यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो लीड आयोडाइड बना है, लीड आयोडाइड जो बना है उसका कलर क्या है। हाँ, इस चैप्टर में कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने। लीड आयोडाइड का कलर है येलो, ये येलो इन कलर है। तो यहां पर जो रिएक्शन हुआ उस लीड आयोडाइड का जो कलर बना वो है येलो। और यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह साइंस चैप्टर्स को शॉर्ट वीडियो में इजीली समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी टीचिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।